कई बार हमें ऐसा लगता है कि सर हमने 1 साल 2 साल बहुत अच्छे से तैयारी करी है, तो लास्ट के 10-12 दिन में रैंडम कुछ भी पढ़ लेंगे ना तो भी चलेगा। बट ऐसा नहीं है सर। मुझे ना इनऑर्गेनिक के ना कुछ ट्रेंड्स हैं जो ना सर पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल पे यहाँ जाने पे क्या होगा, वहाँ जाने पे क्या होगा, ऊपर जाने में क्या होगा, नीचे आने में क्या होगा, वो फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं तुम हमेशा ही गलत करके आते हो। पता नहीं उसमें कुछ तो भी तुम गड़बड़ करते हो, कुछ तो भी तुम उसमें गलती करते हो कि वो हमेशा गड़बड़ करके आते हो। कुछ फॉर्मूलाज रोटेशन के और कुछ फॉर्मूलाज 1D के बड़े मैच करते हैं आपस में, तो इन फॉर्मूलाज को आपस में लिंक करके पढ़ना है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका बेसिक मेथड बहुत स्ट्रांग होता है कि अरे बेसिक जाएंगे ना तो वो सवाल ज़्यादा आसानी से होगा, ज़्यादा जल्दी होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, मेहनत कर रहे होगे। पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग मेंस की तैयारी में पूरे जी जान से लगे हुए हैं और हम सब की तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है। हम सब ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन फाइनली अब वो दिन आ चुका है जब हमें वो एग्ज़ाम लिखने बैठना है। और उस एग्ज़ाम को लिखने से पहले वाले जो 10 से 12 दिन होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। हमें उसमें कैसे सब्जेक्ट्स को, कैसे टॉपिक्स को, कैसे कंसेप्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है वो हम बहुत तरीके से देखेंगे आज। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि सर हमने 1 साल 2 साल बहुत अच्छे से तैयारी करी है, तो लास्ट के 10-12 दिन में रैंडम कुछ भी पढ़ लेंगे ना तो भी चलेगा। बट ऐसा नहीं है। हमें जो लास्ट के 10 दिन है ना, उनमें अपनी तैयारी को, अपने अपने उन 10 दिनों को, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ना है ना कि हमारा जो आउटपुट आए वो मैक्सिमम आए। तो मैं नीलकंठ शर्मा आज आपको इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट टू रिवाइज इन लास्ट 10 डेज फॉर जेईई मेन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस सेशन को। पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स का हमें कैसे, किस तरीके से शेड्यूल बनाना है, किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। ये फिजिक्स का पूरा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें इसमें पूरे पूरे चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बता रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, थर्मो हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, मैकेनिक्स हो गया, वेव्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। और इन सभी चैप्टर्स से रिलेटेड जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन के सवाल आए हैं मेंस के अंदर। यानी तुमसे किसी पॉइंट पी पे फील्ड पूछ लिया जाएगा, पोटेंशियल पूछ लिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहां पे भी अपने पास सर्किट प्रॉब्लम्स जो कंसेप्चुअल होते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, वो भी। ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स में भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिक्वायर्ड रहेगी अपने पास। ऑप्टिक्स के रे डायग्राम के क्वेश्चन, मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन, लेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन, डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी थर्मो में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, मैकेनिक्स में, वेव्स में, मैग्नेटिज्म में, सबका अपन ने यहाँ पे प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। और हम जो लास्ट के 10 दिन में पढ़ेंगे ना, वो इसी प्रोटोटाइप के हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि हम डिटेल में तो सब चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन लास्ट के 10 दिनों में कैसे पढ़ना है वो भी हमें समझना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊं कि पहले 3 दिनों में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो डे वन इज फॉर मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को बहुत आराम से पढ़ेंगे। देखो, मॉडर्न फिजिक्स का ना एक्स्ट्रा एज ये है कि उसके सवाल बहुत आसान आते हैं, फॉर्मूला कम है, सवाल आसान आते हैं। तो भैया फ्री के नंबर तो किसको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनको तरीके से पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि पहले जो जो यहाँ पे टॉपिक्स लिख रखे हैं वो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ही है ये चीज़ें। तुम और भी टॉपिक्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, तुम वहाँ पे लिख के देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं तुम इनको पढ़ोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉडर्न फिजिक्स के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत जरूरी है, मैक्सिमम क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही आते हैं। बोहर्स मॉडल, एनर्जी लेवल्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, न्यूक्लियर डीके वाली चीजें, ये सारा का सारा पहले तरीके से पढ़ लो। सर उसके बाद ऐसा करो कि हर टॉपिक के ना 5 से 6 PYQs लगा लो। हर टॉपिक के 5 से 6 PYQs लगा लो। तुमने क्या किया उसके बाद, हर टॉपिक के 5 से 6 PYQs लगाए और हर चैप्टर के लिए एक फॉर्मूला शीट बना लिया। पूरे मॉडर्न फिजिक्स के लिए तुमने एक फॉर्मूला शीट बना लिया। अब उस फॉर्मूला शीट का फायदा क्या है, तुम उस फॉर्मूला शीट को रोज पढ़ोगे कि अरे सर मॉडर्न फिजिक्स में ये फॉर्मूलाज हैं, और तुम हर एक फॉर्मूला के 5 से 6 सवाल कर भी चुके होगे। तुम बहुत आराम से वो फॉर्मूला रिवाइज कर पाओगे। और ऐसे ही मिस्टेक्स भी ध्यान में रखोगे कि मान लो तुमने 5 क्वेश्चन लगाए, है ना, 5 सवाल लगाए, उन 5 में से मान लो 3 सही हैं, 2 गलत हैं,
अब वो जो सही है वो क्यों सही है, क्या पता तुम्हारा जुगाड़ से आंसर आ गया हो, बट हमें तो कंसेप्ट पे जाना है। तुमने इन 3 क्वेश्चन का सही आंसर भी चेक किया और प्रोसेस भी देखा, अगर वो सही है तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर जाओगे तुम गलत क्वेश्चन के पास, तुमने देखा अरे 2 गलत क्वेश्चन हैं, ये क्यों गलत हुए। अब 2 मिस्टेक्स हो सकती हैं, या तो तुम्हें कंसेप्ट ही ना आता हो, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है, या फिर कैलकुलेशन एरर हो सकता है। खतरनाक कौन सा है, कैलकुलेशन एरर। हालांकि खतरनाक तो दोनों ही है, लेकिन इनमें से ज्यादा मूर्खतापूर्ण कौन सा है, कैलकुलेशन एरर। ठीक है, हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम जो भी मिस्टेक्स होंगी वो देखेंगे, और हमें मिस्टेक क्या करनी है, हमेशा अवॉइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न फिजिक्स के लिए हम हमेशा ना एनर्जी के साइन में गड़बड़ कर देते हैं, हम माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो हमें इन इन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसे करके हमारा जो टारगेट रहेगा पूरा पूरा मॉडर्न फिजिक्स का 15 से 20 क्वेश्चन है ना, 12 लिखा है यहाँ पे, तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से 15 से 20 क्वेश्चन, कुछ पीवाईक्यूज प्लस कुछ कंसेप्ट चेकिंग के लिए तुम बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ डे 2 पे। सर डे 2 पे क्या करना है, डे 2 पे करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने पढ़ लिया कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, कैपेसिटर्स, गॉस लॉ, विद सेम मेथड। यहां पे भी तुमने क्या किया, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद हर एक टॉपिक से रिलेटेड 5 से 6 पीवाईक्यूज लगा लिए। जैसे ही पीवाईक्यूज लगाए उसके बाद एक क्विक रिवीजन मार लिया पूरा, कि अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में ये था, कैपेसिटेंस में ये था, पोटेंशियल में ये था, सब क्विक रिवीजन मार लिया। और इसका भी टारगेट क्या रहेगा तुम्हारा, 15 से 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के आसपास, जिसमें कुछ पीवाईक्यूज और कुछ कंसेप्ट चेकिंग के लिए कि हमारे कंसेप्ट सही है कि नहीं है। ऐसी डे 3 पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैट को आगे क्या किया, कंटिन्यू किया, जिसमें हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेजिस्टेंस के बारे में, किरचॉफ लॉ के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ा विद सेम मेथड। इसका भी हम करेंगे। तो ये 3 दिनों का स्ट्रेटेजी होगा, पहले 3 दिनों का। सर अगले 3 दिनों में क्या करना है, अगले 3 दिनों में डे 4 में तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी को मास्टर करना है। मास्टर का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो उनको हमें बहुत तरीके से पक्का कर लेना है। ठीक है, उनको बहुत तरीके से, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ईएमएफ, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, हीटिंग इफेक्ट, इन टॉपिक्स को हमें बहुत तरीके से पक्का कर लेना है। ठीक है, विद सेम मेथड, कि हर एक टॉपिक पढ़ा, उसके पीवाईक्यूज लगाए, फिर लास्ट में फाइनल समरी निकाल ली सबकी, मिस्टेक्स को ट्रैक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे टॉपर्स का शॉर्टकट है, यहाँ पे उन लोग क्या करते हैं इस चैप्टर के लिए, अगर रेजिस्टेंस निकालना है वो लोग बेसिक पे जाते हैं, अगर रेजिस्टेंस निकालना है अरे तो ओम्स लॉ यूज कर लो, अगर करंट निकालना है तो सर्किट पे जाओ, अगर पावर निकालनी है तो पावर का बेसिक फॉर्मूला, अगर बैलेंसिंग पॉइंट निकालना है तो रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करो, ऐसे अगर ईएमएफ की प्रॉब्लम आ रही है तो केवीएल लगाओ। तो अब ये करते 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 एक चीज का ध्यान और रखना है, क्या, कि हमारे पास 3 घंटे सिर्फ फिजिक्स के लिए हैं, नहीं, 1 घंटा है ना फिजिक्स के लिए, तो यानी क्वेश्चंस सही तो होने चाहिए, साथ ही साथ क्वेश्चंस में हमें अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, हमें इन क्वेश्चंस में अपनी स्पीड को भी बढ़ाना है, और इसके लिए भी सेम टारगेट रहेगा, 15 से 20 क्वेश्चंस हमें पीवाईक्यूज प्लस कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट चेकिंग के लिए भी रखने हैं, ताकि हम तरीके से उनको लास्ट में ट्रैक कर पाए। देन डे 5 हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मो एंड केटीजी। देखो थर्मो केटीजी की अच्छी बात क्या है ना, कि ये वाला टॉपिक तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो और ये वाला टॉपिक तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा फायदा मिला ना तुम्हें, तो यहाँ पे इसको तो रिवाइज करना और बहुत जरूरी है, अगर तुम साइन कन्वेंशन को बिल्कुल तरीके से याद रखो तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुमने सेम इसको रिवाइज किया, ग्राफ्स देख लिए इसके, है ना, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, मिस्टेक्स का ध्यान रखना है इसमें, इसमें किस टाइप की मिस्टेक्स आ सकती हैं, वही साइन कन्वेंशन की मिस्टेक आ सकती है, वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव, हीट नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा यू नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। इसका भी सेम टारगेट, 12 से 15 क्वेश्चन हम इसके भी लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे 6 को हम लोग क्या करेंगे, सर 5 दिन का तो हो गया, अब तो सर 6 क्या करें, छठे दिन में क्या करें, बस हो चुका, नहीं, छठे दिन में अभी भी टॉपिक बचे हुए हैं, कौन कौन से, ऑप्टिक्स। सर डे 6 में हम लोग ना ऑप्टिक्स करेंगे, और ऑप्टिक्स भी मिक्स्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ रे कर लिया, रे भी करेंगे और साथ ही साथ वेव भी करेंगे, सेम मेथड से। यहां पे क्या गड़बड़ होने के चांसेस हैं, यहां पे लिख के दे रखा है मैंने, क्या चांसेस है गड़बड़ होने के, सर लगाना तो मिरर फॉर्मूला था, लगा लेंस फॉर्मूला दिया, हो गया गड़बड़। सर लगाना लेंस फॉर्मूला था, लगा मिरर फॉर्मूला दिया, फिर हो गया गड़बड़। यानी ये जो गड़बड़ है ये हमें यहाँ पे अवॉइड करनी है। ठीक है, टारगेट इसका भी क्या होना चाहिए, 15 से 18 या 20 क्वेश्चंस के आसपास, इसके भी हमें क्या करने हैं, डे 6 पे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सर डे 8 पे क्या करना है, ठीक है, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10। अब देखो डे 7 से 10 देखो क्या लिख रखा है, डोमिनेटिंग मैकेनिक्स।
सर ये मैकेनिक्स को डोमिनेटिंग क्यों लिख दिया? बिकॉज मैकेनिक्स हर टॉपिक में यूज हो जाएगा तुम्हारा, मैकेनिक्स हर चैप्टर में यूज हो जाएगा तुम्हारा, तो मैकेनिक्स तो तुम्हारी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। तो डे 7 में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? ये जो मैकेनिक्स के टॉपिक्स हैं, एनएलएम हो गया, वर्क पर एनर्जी हो गया, मोमेंटम के क्वेश्चंस हो गए, कोलिजन के क्वेश्चंस हो गए, ये सब हम डे 7 पे पक्का करेंगे। अपना तरीके से पढ़ेंगे कि एफबीडी बनाना आता है कि नहीं आता। और ये देखो, ये टॉपर का मेथड है, वो हर सवाल को बहुत बेसिक से देखेंगे। सवाल में कभी भी अटको, गो टू द बेसिक डेफिनेशन, सिंपल। सर यहां पे मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो क्या करो, पहले बॉडी का एफबीडी बनाओ, फिर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो, हो गया काम। तो हमें चीजों को पढ़ना तो है ही, लेकिन बहुत बारीकी से भी पढ़ना है, ठीक है। मिस्टेक्स का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे फोर्सेस का साइन कुछ गड़बड़ ना बना दें, पॉजिटिव में बनाना था नेगेटिव में बना दिए, ये सब गड़बड़ हम लोग अवॉइड करें। डे 8 पे आए, सर रोटेशनल का रिवीजन हो जाएगा, तो डे 8 को हम लोग क्या करेंगे? रोटेशनल मोशन का रिवीजन करेंगे। रोटेशन मोशन में वही सब है ना, टॉर्क के बारे में, मोमेंटम के बारे में, इनर्शिया के बारे में, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग बहुत तरीके से देखेंगे। और एक बात, कुछ फॉर्मूलाज रोटेशन के और कुछ फॉर्मूलाज 1D के बड़े मैच करते हैं आपस में, तो इन फॉर्मूलाज को आपस में लिंक करके पढ़ना है, इन फॉर्मूलाज को आपस में रिलेट करके पढ़ना है। सर ऐसा क्यों? ताकि मुझे याद रहे, मैं कोई गड़बड़ ना करूं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम डे 9 पे। डे 9 पे हम लोग क्या करेंगे? जो टॉपिक्स बच गए हमारे, वेव्स, एसएचएम एंड ईएमआई विद सेम मेथड। पहले टॉपिक्स पढ़े हमने, फिर पीवाईक्यूज लगाए हर टॉपिक के, एंड लास्ट में क्विक रिवीजन ले लिया सबका। सर डे 10 पे क्या करें? अब तो खत्म हो गया सब, खत्म नहीं हुआ है बेटा। जो तुमने तैयारी करी है इन 9 दिनों में, वो तैयारी के बारे में कौन बताएगा तुम्हें? अरे सर मॉक बताएगा। तो डे 10 को क्या करो तुम? मॉक लगाओ, एक मॉक टेस्ट लगाओ। और वो मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा क्या जरूरी है? उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। तुमने यहाँ पे मॉक लगाया और ध्यान क्या रखा कि तुम्हारी कंसेप्चुअल एरर कितनी हुई, जो भी मिस्टेक होंगी उनको एनालाइज करोगे तुम। कंसेप्चुअल एरर कितना हुआ, कैलकुलेशन एरर कितना हुआ, अरे सिली एरर कितना हुआ, हमें सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये गलतियां एग्जाम वाले दिन नहीं करनी है, ठीक है। तो ये फिजिक्स का सारा 10 दिन का प्रोटोटाइप था हमारे पास, कि हम फिजिक्स को इन 10 दिनों में कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इन सब के लिए हमारे पास रिवीजन मेथड्स भी होंगे आगे, जो हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स के लिए हमें एक मिस्टेक चेकलिस्ट भी बनानी है, कि सर मैं ना साइन एरर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, यूनिट एरर्स, कॉन्सेप्ट रिवर्सल, फॉर्मूला कंफ्यूजन, कैलकुलेशन एरर, ये करना कैसे है, ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। कि जब तुम क्वेश्चन लगा रहे होगे ना, वो भले ही मॉक टेस्ट पेपर के हो, वो भले ही पीवाईक्यूज लगा रहे हो, वो भले ही फाइनल मेंस का पेपर दे रहे हो, तो हमें ये 5 चेकलिस्ट से होके गुजरना है। कि मैंने कोई इसमें साइन का एरर तो नहीं किया, कि पता चले कि वो पोटेंशियल नेगेटिव आना था, मैंने पॉजिटिव लिख दिया, क्या ये वाला एरर तो नहीं किया मैंने? क्या मैंने कोई यूनिट का एरर तो नहीं किया कि 1 सेंटीमीटर में और मीटर में और मैंने सॉल्व कर दिया? यूनिट एरर्स भी नहीं होने चाहिए। क्या मैंने कोई कंसेप्ट तो गड़बड़ नहीं लगा दिया, पता चले करंट की डायरेक्शन लिखनी थी, इलेक्ट्रॉन की लिख दी, ठीक है। क्या मैंने कोई फॉर्मूला कंफ्यूजन तो नहीं किया, और क्या मैंने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया? ये सारे के सारे एग्जाम वाले दिन तुम्हारे दिमाग में रहेंगे। कब? जब तुम्हें लास्ट के 10 दिनों में क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी हिसाब से करोगे। और जैसे ही तुम ये 5 चेकलिस्ट से गुजर गए, तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फिजिक्स को लेके पूरा पूरा प्रोटोटाइप है, जिसमें हमने तरीके से देख लिया। और एक बात, कि जो भी तुम मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस पिछले वाले मॉक टेस्ट से करना है, अरे बगल वाले से नहीं करना है कि अरे सर उसके तो ज्यादा आ गए मेरे कम आ गए, ये नहीं करना है। तुमने जो कल मॉक दिया था और तुमने जो आज मॉक दिया, तुम्हारे आज अच्छे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अरे अच्छे नंबर आ रहे, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात। तो हमारे जो मॉक टेस्ट 1 के जो नंबर हैं, ठीक है, नंबर तो देखो बेसिकली मॉक 1 के नंबर, मॉक 2 के नंबर इंप्रूव ही होने चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ये साइन बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो ये साइन बनाया गया है, इट इज फॉर एरर्स, कि आपकी रिपीटेड मिस्टेक्स, आपके एरर्स कम होने चाहिए। किसमें? मॉक 2 में एज कंपेयर टू मॉक 1। तो हमें इन चीजों का बहुत तरीके से ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। अब हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री के ट्रेंड्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री का ट्रेंड, कि यहाँ पे केमिस्ट्री बेसिकली 3 अपन पार्ट्स में पढ़ते हैं, है ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो अगर मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक को देखूं,
तो यहाँ पे अपने पास पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आया है, बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन आया है, कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास जीओसी से क्वेश्चन आ रखे हैं, एक क्वेश्चन जीओसी से आ रखा है, थर्मो से एक क्वेश्चन आ रखा है। ऐसे करके पूरा पूरा केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट है कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन शॉर्ट आएगा ही आएगा। ये उसका प्रोटोटाइप है पूरा। अब इसको पढ़ना कैसे, इसको करना कैसे, वो देखते हैं अपन कि सर पहले 6 दिनों में क्या करूं मैं, डे 1 से 6 में मैं क्या करूं। तो पहले 3 दिनों में हम स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी फिजिकल केमिस्ट्री। हम भी जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में सर कैलकुलेशन बहुत होती है, तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे ना 3 दिन। और किस मेथड से, सेम उसी मेथड से जिस मेथड से फिजिक्स करी थी, जिस मेथड से फिजिक्स करी थी। तो डे 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, डे 2 थर्मोडायनेमिक्स, डे 3 इक्विलिब्रियम। अब इन सब टॉपिक्स को हमने एक दिन एक दिन एक दिन दे दिया है बहुत आराम से। ये हमारी यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के जो मेजर पोर्शन थे वो खत्म हो चुके। फिर हम आए डे 4 से 6। सर अगले 3 दिनों में इनऑर्गेनिक जितनी रट सकते हो रट लो। डे 4, डे 5, डे 6 इनऑर्गेनिक जितनी रट सकते हो रट लो, बहुत काम की चीज है, ठीक है। यहां पे तुम पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डे 5 पे, एंड डे 6 पे क्या कर लोगे, पी ब्लॉक एंड रिडॉक्स। एक बात ध्यान देना भाई, केमिस्ट्री बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। हमें केमिस्ट्री को इतना पक्का कर लेना है कि केमिस्ट्री का एक भी नंबर हमसे कहीं ना जाए, सब सब ग्रैब कर ले हम लोग केमिस्ट्री में। तो ये हमारे पहले 6 दिन का जो शेड्यूल था, ठीक है। नेक्स्ट दिनों में हम लोग क्या करेंगे, सर डे 7 से 10 में हम लोग सर ऑर्गेनिक पक्की कर लेंगे, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक का फ्लो चार्ट ऐसे ही रहेगा कि डे 7 पे क्या कर लेंगे, जीओसी एंड नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन करेंगे डे 8 पे, एरोमेटिक केमिस्ट्री करेंगे डे 9 पे, और डे 10 पे क्या कर लेंगे, कार्बोनिल्स एंड कंडेंसेशन। ऐसे करके हम लोग केमिस्ट्री को भी उन्हीं 10 दिनों में फिजिक्स के साथ साथ निपटा लेंगे। और अगर तुम इस मेथड को फॉलो करोगे, 3 दिन तो हमें इनऑर्गेनिक को देने ही देने हैं, तरीके से पूरा पूरा रटना है हमें अच्छे से, ताकि उसमें कोई गलती ना हो पाए हमसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। अब केमिस्ट्री को रिवाइज कैसे करना है। सर हमने लिख तो लिया, सर आपने बोले 10 दिन पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हमने पढ़ लिया, लेकिन अब सर कोई मुझसे कोई फॉर्मूला पूछेगा तो मैं कैसे करूंगा। तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, क्या करोगे। अरे सर फिजिकल के ना मुझे कुछ कुछ फॉर्मूला याद नहीं होते। अरे पन्ना लो, एक पेज लो, एक लिखो उस पर। सर मुझे ना इनऑर्गेनिक के ना कुछ कुछ ट्रेंड्स हैं जो ना सर पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल पे यहाँ जाने पे क्या होगा, वहां जाने पे क्या होगा, ऊपर जाने में क्या होगा, नीचे आने में क्या होगा। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, और ये भी हम एक पेज पे लिख लेंगे। सर ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन के नाम, नेमिंग रिएक्शंस, सर ये सब चीजों को याद नहीं रखा जाता, लिखो एक पेज पे, याद करो इनको। लास्ट के 10 दिन में यही तो करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन सब के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लास्ट मिनट पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, उन सब को हम लोग एक पेज पे लिख लेंगे ताकि हम लोग रिवाइज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट अब आती है मैथमेटिक्स की बात, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स का ऐसा है कि वेटेज तो इसका है अच्छा खासा, है ना, वेटेज इसका अच्छा खासा है, लेकिन है ना मैथमेटिक्स के पेपर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 65% क्वेश्चन, 65% क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से ही आते हैं। सर ऐसे कैसे, अरे देखो देखो कैलकुलस, कैलकुलस से कितने आ रहे हैं, अरे 6 से 7 क्वेश्चन। मतलब अगर तुम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पक्का कर लो तो सर ये 6 से 7 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। सर नेक्स्ट दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट दिख रहा है एलजेब्रा, एलजेब्रा से कितने आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। फिर आ रहा है वेक्टर 3D, कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन। अगर इनको जोड़ोगे भी तो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं। तो हमें मैथ को बहुत तरीके से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो फिजिक्स में भी काम आएगी। ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिर्फ मैथ में ही काम आएगी। मान लो फिजिक्स के क्वेश्चन में फंस गई तुम्हारी कोई इंटीग्रेशन, अरे भाई हेल्प करेगी ना मैथ, मैथ हेल्प करेगी ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बहुत पक्का करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो कैसे कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। तो सर पहले 6 दिन तो ना कैलकुलस निपटाऊंगा मैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 कैलकुलस निपटाऊंगा। कैलकुलस में मतलब सर पहले 3 दिन तो मैं डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन में लिमिट आ गया, सी एन डी आ गया तुम्हारा, एओडी आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स,
जो जो अपने पास लिमिट के अंदर रूल्स हैं वो सब हमें ध्यान में रखने हैं, जो जो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा निकालने के मेथड्स हैं वो सब हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ऐसे करके हमें, सर कैसे करना है इसको, इसको भी वैसे ही करना है। क्या करते थे पहले हम टॉपिक पढ़ते थे, फिर हम क्या करते थे, फिर हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते थे। कितना सर, एक टॉपिक के 5-6 पीवाईक्यूज बहुत, और फिर लास्ट में 15-20 जनरल पीवाईक्यूज हमें प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इधर आ जाओ सर, अगले 3 दिनों में क्या करना है, डे 4, डे 5, डे 6 क्या करेंगे इसमें अपन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, सॉरी इसमें करेंगे अपन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे कि सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को पक्का कर लेंगे। अरे सर इसमें ये अवॉइड वाला क्या लिखा हुआ है, ये अवॉइड वाली वो गलतियां हैं जो बच्चा करता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना भूल जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेशन पे तरीके से फोकस करना है। ठीक है, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन को देखना है, उससे रिलेटेड जो एरिया वाला टॉपिक है उसको भी बहुत ध्यान से देखना है। और लास्ट वाले दिन डे 6 ऑफ कैलकुलस, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है विद द सेम मेथड। पहले टॉपिक पढ़ो, थ्योरी पढ़ो पहले, उसके बाद क्या करो, उसके बाद उसके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज डे 7 to 12। सर बाकी तो आपने 10 दिन का बताया, मैथ का सर आपने 12 दिन बताए तो गलत है। अरे भाई मैथ का वेटेज भी तो अच्छा खासा है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे भी देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम डे 7 to 12 हम लोग मैथ पढ़ेंगे बाकी बची हुई। अरे सर डे 7 पे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर निपटा लेंगे और क्वाड्रेटिक भी सर साथ साथ ही निपटा लेंगे। डे 8 पे क्या करना है तुम्हें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ध्यान रखो यहाँ पे जो मेन मेन फोकस है वो ध्यान रखना कि सर स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला, सर्कल, पैराबोला, डिस्टेंस फॉर्मूलाज, स्लोप की इक्वेशंस, वो सब हमें लिखनी है, राइट डाउन करनी है चीज। ठीक है, अब डे 9 पे हम लोग पढ़ लेंगे क्या, वेक्टर 3D। डे 10 पे बाइनोमियल थ्योरम एंड पीएनसी। डे 11 पे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, एंड डे 12 पे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, एक एक चीज को पक्का करना है। मान लो उस टॉपिक से आसान क्वेश्चन आ गया, अरे तो कर देंगे भाई, डी के 4 नंबर किसको अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे मैथ्स के लिए हमें ना एक 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 डायरी टाइप बनानी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरी खतरनाक की डायरी बना ली, ऐसा नहीं है ना। देखो जैसे पेज 1 होना चाहिए तुम्हारा कैलकुलस का, उसमें सर कैलकुलस का पेज 1 क्यों, उसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल, सारे के सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ठीक है, सारे के सारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के पॉइंट्स जो हमारे काम के हैं वो सब पेज 1 पे लिखेंगे हम। ऐसे ही पेज 2 बनाओगे तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सारे फॉर्मूलाज, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज फॉर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए हम लोग पेज 2 पे लिख देंगे। ऐसे ही पेज 3 आ गया एलजेब्रा के लिए, पेज 4 आ गया वेक्टर 3D के लिए, पेज 5 आ गया मैट्रिसेस के लिए, एंड पेज 6 आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए। अब इनका करना क्या है, लिखते थोड़ी रहना है, अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है, रोज बेड पे जाने से पहले इनको पढ़ो। जब 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 रोज देखोगे ना, अरे 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 हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, हाँ देख लेते हैं एक बार, देख फिर सो गए अपना में, सुबह उठे दोबारा से देख लिया। ठीक है, ऐसे करके जब इन पेजेस को तुम प्रैक्टिस करोगे और लास्ट के दिन में तुम्हारे सारे 6 के 6 पेज पढ़ने हैं बेड पे जाने से पहले। अच्छा इसका कुछ तो फायदा होगा ना, क्या फायदा होगा कि तुम्हें ना चीजें ऐसे जब सामने दिखती है ना बार बार तो याद हो जाती हैं, और जब याद हो जाएंगे तो किसको फायदा करेंगी, तुम्हें ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब अपन आगे देखते हैं कि इसी चीज को आगे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपन। ठीक है, अब ये जो रिवीजन टूल है, 3 मेथड है रिवीजन करने के। ठीक है, रिवीजन करने के वी हैव 3 मेथड। कौन कौन से, पहला तो सर फ्लैश कार्ड बना लेते हैं। फिर ये फ्लैश कार्ड क्या होता है, फ्लैश कार्ड सर कुछ नया सा ही टर्म है। ठीक है, देखो फ्लैश कार्ड है ना, बेसिक ऐसा है कि जैसे मान लो तुमने एक टॉपिक पढ़ा, अब वो टॉपिक का ना सवाल तुम हमेशा ही गलत करके आते हो, हमेशा ही वो फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी सवाल आता है तुम हमेशा ही गलत करके आते हो। पता नहीं उसमें कुछ तो भी तुम गड़बड़ करते हो, कुछ तो भी तुम उसमें गलती करते हो, कि वो हमेशा गड़बड़ करके आते हो तुमने क्या किया, उसका एक फ्लैश कार्ड बनाया। अरे सर फ्लैश कार्ड मतलब तुमने ऐसे एक साइड तो वो फॉर्मूला लिख लिया, दूसरे साइड उस फॉर्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा वो सॉल्व कर लिया। तो अब जब तुम एग्जाम में जाओगे उससे पहले तुमने फ्लैश कार्ड देखा, अरे यार ये फॉर्मूला से कल क्वेश्चन है तो गलत नहीं होना चाहिए, तुमने ये फॉर्मूला देखा और यहाँ पे तुमने वो सारा सारा उसका पढ़ लिया कि इसको क्वेश्चन भी कैसे करना है वो भी देख लिया मैंने। तो हमें कुछ कुछ टॉपिक्स जिनमें हमें लगता है कि हमारी गलती होने के चांसेस हैं,
तो हम लोग उसका क्या बना लेंगे, फ्लैश कार्ड। क्या सर हर टॉपिक का फ्लैश कार्ड बनाना है? नहीं, हर टॉपिक का फ्लैश कार्ड नहीं बनाना है, इतना टाइम नहीं है हम पे, है ना, 10 दिन ही है, पता चले कि हम लोग फ्लैश कार्ड ही बना रहे हैं बैठ के। ठीक है, हम लोग सिर्फ फ्लैश कार्ड किसका बनाएंगे, वो टॉपिक जिसका मुझे डाउट है कि सर मैं जब पेपर में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं गड़बड़ कर दूंगा, तो सर मतलब क्या करूं उसके लिए, तो फ्लैश कार्ड बनाओ उसके लिए। क्या करो, बस एक पेज पे फॉर्मूला लिखो, उसके जस्ट सामने उसका कोई क्वेश्चन लिख लो, कोई एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, वी हैव दीज आर स्मॉल पॉकेट साइज्ड कार्ड्स, है ना, ये देखो जैसे यहाँ पे कार्ड दिख रखा है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे अपन, एक साइड पे तो फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे बहुत कॉमन फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन, है ना। दूसरे साइड हम उसका क्या कर लेंगे, उस फॉर्मूला के साथ एक एग्जाम्पल लिख देंगे, तो हमें याद रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन आएगा और उसके साथ हमें कैसे एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बार बार इन जब फ्लैश कार्ड्स को देखेंगे, रिकॉल करेंगे, तो हमें ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो रिवीजन टूल 1 में हमें ध्यान रखना है कि फ्लैश कार्ड उन्हीं टॉपिक्स का बनाना है जिन टॉपिक्स में वी आर लेस कॉन्फिडेंट। ठीक है, इधर आ जाओ। जैसे ये एक एग्जांपल है फ्लैश कार्ड बनाने का। ठीक है, कैसे बनाया है ये अपन ने, जैसे ये इंटीग्रेशन का, अगर किसी को डाउट आता है तो उसने इंटीग्रेशन लिखा, इधर उसका फॉर्मूला लिखा और नीचे उसका एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लिया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि प्रॉपर डेरिवेशन ही कर दिया, है ना, हमें उसको भी बड़ा कंसाइज तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये फ्लैश कार्ड वाला रिवीजन टूल 1 है हमारा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम, रिवीजन टूल 2, दैट इज कंसेप्ट मैप्स। सर आपने बोला ना सब चैप्टर का नहीं बनाना फ्लैश कार्ड, तो सर करना क्या है फिर? अरे बेटा देखो, जैसे ना कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक है, तुम लोग जानते हो ऑर्गेनिक में कि सर एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, सर पूरा पूरा साइकिल बन सकता है। तो अगर पूरा पूरा साइकिल बन सकता है तो बनाओ ना, याद करो ना उसको। तो हम लोग कंसेप्ट मैप बनाएंगे। कंसेप्ट मैप का फायदा क्या है, हम लोग चीजों को ना देख के ज्यादा सीखते हैं। तो मैंने क्या किया, वो सारी की सारी रिएक्शन को एक पेज पे लिख लिया कि इससे ये बना, इसमें ये डाला तो 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 ये बना। अब नाउ वी हैव दिस मैप, वी हैव दिस फ्लो चार्ट ऑफ द रिएक्शन। उसमें नेमिंग रिएक्शन में लिख दो ऊपर छोटी छोटी, फिर ये जो रिएक्शन है इसको ये वाली रिएक्शन बोलते हैं, अच्छा यहाँ से यहाँ गए तो इसको ये वाली रिएक्शन बोलते हैं। तो तुम उस पूरे ऑर्गेनिक के चैप्टर को तुम बहुत आराम से, नेमिंग रिएक्शन को तुम बहुत आराम से फ्लो चार्ट की मदद से लिख सकते हो, विजुअल मैपिंग से कर सकते हो, है ना। यहाँ पे तुमने एक रिएक्शन को दूसरे से मैप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है इमेजेस को फास्टर देन टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग बहुत तरीके से मैप बना लेंगे। ठीक है, जैसे थर्मो में देखो, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है थर्मो का मैप। ठीक है, कि थर्मो में अपन दो चीजें पढ़ते हैं, फिर एनर्जी में अपन ये पढ़ते हैं, एंट्रोपी में ये पढ़ते हैं, और फाइनली ये रिजल्ट आ जाता है। तो ये देखो एक फ्लो चार्ट बन गया, पूरा पूरा चैप्टर रिकॉल हो गया तुम्हें, सारा का सारा चैप्टर रिकॉल हो गया तुम्हारी आंखों के सामने। तो ये फायदा तो देगा, है ना। चलो आगे जाते हैं अपन। ठीक है, कब कब यूज करना है, ऐसा नहीं कि जैसे देखो जैसे देखो फ्लैश कार्ड सबके लिए नहीं बनाना है, ऐसे ही मैपिंग भी पता चले कि हर चैप्टर की मैपिंग बना रहे हो, जरूरत नहीं भी पड़ रही उसकी भी बना रहे हो। कब बनानी है मैपिंग, जब एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड हो, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, यानी जब ऐसे ऐसे पूरी पूरी एक चेन बन रही हो, उसके लिए मैपिंग कर दो। कौन मना कर रहे हैं तुम्हें, क्योंकि याद करना आसान हो जाएगा ना तुम्हारे लिए। तुम अलग अलग टॉपिक पढ़ोगे और एक बार एक मैप ही देखना होगा, कौन सा आसान होगा, सर मैप देखना आसान होगा क्योंकि लास्ट के दिन तो बहुत ही कम बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन सिर्फ उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स की मैपिंग बनाएंगे। जैसे मान लो थर्मो है, मॉडर्न फिजिक्स है, ईएम वेव्स है, इनमें टॉपिक एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिलेट करते जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म जो अपन बात कर रहे थे अभी, है ना, इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, मैथ में फंक्शन हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, इन सब के अपन लोग मैपिंग बनाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर की मैपिंग बनानी जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, जैसे चैप्टर है काइनेमेटिक्स, अब इसमें फॉर्मूला ही है, क्या मैपिंग करोगे इसमें, बंच ऑफ फॉर्मूलाज हैं, तो क्या मैपिंग होगी इसमें, जब एक टॉपिक दूसरे से रिलेट होगा तब हम उसमें क्या कर पाएंगे, मैपिंग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, रिवीजन टूल 3। सर टूल 1 आपने बोल दिया फ्लैश कार्ड, टूल 2 आपने बोल दिया सर कि जो आप मैपिंग कर रहे हो, तो टूल 3 कौन सा है, टूल 3 है मिस्टेक ट्रैकर। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम भी जानते हो बात, कितनी बार मैंने अभी डिस्कस कर ली कि अगर हम एग्जाम को लिख रहे हैं, हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए, लेकिन उन मॉक टेस्ट में ना गड़बड़ भी हुई थी बहुत सारी, वो गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए, और वो गड़बड़ कब नहीं होगी, जब हम गड़बड़ को अवॉइड करेंगे। सर मिस्टेक्स अवॉइड कैसे हो, जितनी बार भी तुम मॉक दोगे, जितनी बार भी तुम घर पे बैठ के पीवाईक्यूज लगा रहे होगे, हमेशा कुछ ना कुछ गलती करोगे। उस गलती को क्या करना है, ट्रैक करना है, लिखना है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा कि अरे सर मैं उस दिन को ना कोई क्वेश्चन लगा रहा था, फिजिक्स का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 24 था, कैसा एरर आया कैलकुलेशन, अच्छा किस वजह से आया,
सर मैं ना जल्दबाजी में ना माइनस या प्लस लगा दिया। अरे तो यानी जल्दबाजी नहीं करनी, एक्शन प्लान भी तो होना चाहिए उसका, कुछ गलती कर दी उसका कुछ एक्शन प्लान भी होना चाहिए। इसका मतलब है अब मुझे जल्दबाजी में नहीं करना है सवाल, मुझे सवाल हमेशा आराम से ही करना है। ऐसे करके तुम लोग ये देखो, हम लोग हमेशा मार्क्स लूज कब करेंगे, जब हम लोग मिस्टेक्स करेंगे। और कौन सी मिस्टेक्स, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आदत हो चुकी है, वो आदत नहीं बनने देना, ठीक है, वो आदत नहीं बनने देना। तो ऐसे करके हम लोग बहुत तरीके से जब भी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, हमें बस उन मिस्टेक्स को एक पन्ने पे लिख लेना है कि अरे ये मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक हो रही है, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे करके हम लोग ऐसा इसको ऐसा प्रोटोटाइप बना लेंगे इसका कि टॉपिक ये है, उसमें एरर ये हुआ, उसमें मैंने कंसेप्ट ऐसे करेक्ट किया, उसमें एक्शन मैंने ये लिया, है ना भाई, गलती कर दी, एक्शन कुछ लिया नहीं, क्या मतलब उसका, ठीक है। तो हम बहुत तरीके से बहुत आराम से ये चीजें सारी की सारी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन रिवीजन टूल 4, ठीक है। अब सर ये पॉकेट कार्ड क्या है, तो पॉकेट कार्ड ये है कि जैसे मान लो कुछ कुछ सवालों में ना तुम अटक जाते हो, है ना, अटक जाते हो, है ना, ह्यूमन नेचर है, हम अटक जाते हैं कुछ कुछ सवालों में। तो अगर सर कुछ कुछ सवालों में अटक गए, तो फिर सर उसका उपाय क्या है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी के सवालों में कभी भी अटका तो वेन डायग्राम बना लेना। तो उसने लिख दी ये बात, उसने लिख दी ये बात। अब एग्जाम के दिन सुबह सुबह एग्जाम में मत ले जाना ये एग्जाम में नहीं लेके जाना है, एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह ऐसे निकाला जेब से और देख लिया कि अरे हाँ यार, मैथ में ना जब भी प्रोबेबिलिटी में अटका तो वेन डायग्राम बना लूंगा, और फिजिक्स में अटका तो ये कर लूंगा, केमिस्ट्री में अटका तो ये कर लूंगा, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें हम अटकते ही अटकते हैं। जैसे एफबीडी के लिए इसने लिख रखा है कि अरे हर एक साइन कन्वेंशन को ध्यान से देख लेना, एफबीडी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी केमिस्ट्री में भी तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका बेसिक मेथड बहुत स्ट्रांग होता है कि अरे बेसिक जाएंगे ना तो वो सवाल ज्यादा आसानी से होगा, ज्यादा जल्दी होगा। तो हमें उस चीज के लिए ये पॉकेट कार्ड बना के रखना है, ठीक है। जैसे एक टॉपर का पॉकेट कार्ड है, ये एक टॉपर का ही एक्चुअल पॉकेट कार्ड है। और क्या था इसके अंदर, मैथ के लिए उसने ये चीजें लिख रखी थी कि अरे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सी मत लगाना भूलना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलना, ऐसी बाय पार्ट्स में ये मत भूलना, प्रोबेबिलिटी में ये मत भूलना। ऐसे करके उसने सारी की सारी चीजें लिख रखी थी। और फिर क्या लिख रखा था, पहले 90 मिनट में आसान आसान क्वेश्चन निपटा लो, अगले 60 मिनट में थोड़े थोड़े जो मीडियम क्वेश्चन है वो निपटा लो, और लास्ट के 20 मिनट में एक तो एग्जाम को रिव्यू भी करना है, और साथ ही साथ जो हार्ड क्वेश्चन थे एक बार देख लो उनको, जो हार्ड क्वेश्चन है उनको एक बार देख भी लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। यू डोंट नीड अ न्यू स्ट्रेटेजी नाउ, हमें अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, प्लीज प्लीज प्लीज, हमें अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हमने जो भी पढ़ा है, जो भी किया है, बहुत अच्छे से किया है, बहुत बढ़िया किया है, ठीक है। हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल रेडी, ऑल द बेस्ट, विश यू बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस एग्जाम।